न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था आज, और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। पहली बात, अकाउंटिंग करना हमारे लिए कोई अनोखी और नई बात नहीं है। हम काफ़ी टाइम से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बट अभी तक हमने जो मेनली अकाउंटिंग की है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, और सिर्फ कुछ ही दिन से हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। और कॉस्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। और मैंने शुरू में ही आपको बताया था, कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से की जाती है। कॉस्टिंग का मतलब है कॉस्ट को कैलकुलेट करना, और जब तक आपके पास डेटा नहीं है, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कॉस्ट की, तब तक आप कॉस्टिंग करेंगे कैसे। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की, कि कॉस्ट को अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। पहली बात, हम अकाउंटिंग जो अभी तक करते रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसी से कॉस्ट अकाउंटिंग का भी रास्ता निकलेगा। और आपके पास जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड होंगे, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में, जैसे कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते रहे। बट हमारी कॉस्टिंग की नीड अलग है, हमारी रिक्वायरमेंट अलग है, हमारी फ्यूचर के अंदर जो है उसको यूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी अलग होगी। इसलिए थोड़े अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में कहीं कहीं आपको कुछ चेंज नज़र आएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग जो हम लोग करेंगे, अगर कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो दो टाइप से कॉस्टिंग के लिए अकाउंटिंग की जा सकती है। एक नॉन इंटीग्रेटेड, दूसरा इंटीग्रेटेड। हम दो तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में। नॉन इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब है अलग अलग। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स बिल्कुल अलग बनाएंगे, और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग कर लेंगे। तो अगर हम फाइनेंशियल डेटा अलग से रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट डेटा अलग से बिल्कुल ही अलग रिकॉर्ड करते हैं, उसे बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और एक इन दोनों को मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कॉमन सेट ऑफ अकाउंट्स अगर बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। खास बात यह है, चाहे आप नॉन इंटीग्रेटेड करें चाहे इंटीग्रेटेड करें, आपको इसके अंदर डेबिट क्रेडिट का जो फॉर्मेट था उसे तो यूज करना है, लेकिन वो एकदम 100% कॉपी पेस्ट नहीं होगा। कुछ फीचर इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे जब बात कॉस्टिंग की अकाउंटिंग की बात होगी। क्या क्या फीचर इसमें ऐड हो जाएंगे। देखिए, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका पर्पस कुछ अलग होता है, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसका पर्पस कुछ अलग होता है। और चाहे आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में अकाउंटिंग करें चाहे नॉन इंटीग्रेटेड कॉमन फॉर्म में अकाउंट करें, कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम मेनली फोकस करेंगे, उसके अंदर जो अकाउंटिंग होती है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और उस अकाउंटिंग के अंदर दोनों ही टाइप में, चाहे आप इंटीग्रेटेड करें चाहे नॉन इंटीग्रेटेड करें, हमारा फोकस कॉस्टिंग में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग करने पे होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रियल, नॉमिनल और पर्सनल हर टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। उसने सामान नगद खरीदा, बात अलग है उसके लिए, और अगर सामान उधार खरीदा तो उसके लिए बात अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज की जो जर्नल एंट्री है वो अलग अलग होती है, लेकिन कॉस्टिंग के अंदर चाहे आप नगद सामान खरीदे चाहे आप उधार सामान खरीदे, आपकी एंट्री एकदम सेम होती है। क्योंकि कॉस्ट डिपार्टमेंट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामान नगद खरीदा या उधार खरीदा, कॉस्ट डिपार्टमेंट को फर्क पड़ता है कितनी वैल्यू का सामान खरीदा, सिर्फ इससे। तो दोनों टाइप की अकाउंटिंग में कुछ चीजें कॉमन नजर आएंगी। कॉस्ट की बात दोनों करेंगे, लेकिन एक उसकी फंडिंग की बात करता है, दूसरा उसकी फंडिंग की, उसकी टाइप की बात नहीं करता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलरिटी नजर आएगी और थोड़ा थोड़ा आपको चेंज भी नजर आएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं खासियत की बात करूं तो इसमें जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। एक रियल, दूसरा नॉमिनल और तीसरा पर्सनल। जब हम बात लेकिन कॉस्टिंग में करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे, तब वहां पे सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स की ही मेन अकाउंटिंग की जाएगी। हम पर्सनल अकाउंट के लिए कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे, हम रियल अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर रियल अकाउंट्स में अकाउंट मेंटेन होंगे भी तो सिर्फ अगर कोई स्टॉक बचा रह गया तो उसका अकाउंट मेंटेन होगा। बाकी मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, उनके अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं किए जाते।
और चाहे आप इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करें और चाहे नॉन इंटीग्रेटेड, भी थोड़ी देर पे बात करेंगे दोनों सिस्टम की बारीकियों की। लेकिन जब भी आप कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में अकाउंटिंग करेंगे तो वो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होगी और रियल और पर्सनल से रिलेटेड नहीं होगी, क्योंकि हमें उधार और नगद से कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम बात प्रोडक्ट की कॉस्ट की करते हैं। दूसरी चीज, जब आप ये कोई भी टाइप की अकाउंटिंग करेंगे, चाहे आप इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में करें चाहे नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में, आपको दोनों ही टाइप की अकाउंटिंग जब कॉस्टिंग में होगी तो उसमें कंट्रोल अकाउंट नजर आएंगे। क्या है ये कंट्रोल अकाउंट, उनको समझ लेते हैं, जिससे जब हम रियल अकाउंटिंग करने लगे तो आपको उससे कंफ्यूजन हो। कंट्रोल अकाउंट कॉस्टिंग के अंदर सब्सिडियरी बुक की तरह बिहेव करते हैं और डिफरेंट टाइप के लिए हम डिफरेंट टाइप के कंट्रोल अकाउंट ओपन करते हैं। लाइक मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, वेजेस को कंट्रोल करने के लिए वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, प्रोडक्शन के खर्चों को कंट्रोल करने के लिए वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, फिनिश गुड्स के लिए फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। हम डिफरेंट टाइप के कंट्रोल अकाउंट, जब भी बात कॉस्टिंग की होगी, चाहे वो कॉमन इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो चाहे वो नॉन इंटीग्रेटेड, जब भी बात कॉस्टिंग होगी आपको बहुत सारे कंट्रोल अकाउंट नजर आएंगे। अच्छे से समझ लेते हैं ये कंट्रोल अकाउंट क्यों बनाए जा रहे हैं और क्या है इनका मतलब, जिससे कि जब हम रियल अकाउंटिंग करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो जस्ट समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मटेरियल का कंट्रोल अकाउंट क्या रोल प्ले करता है उसके थ्रू समझ लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ से हमारी एक फैक्ट्री जिसमें हम डिफरेंट टाइप के बहुत सारे स्टॉक जो है वो यूज करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है, एक मटेरियल सी है, एक मटेरियल डी है, और भी बहुत तरीके के अकाउंट हमारे पास हो सकते हैं। और ये जितने भी मटेरियल होते हैं उनके लिए हम कॉस्टिंग में अलग से एक स्टोर लेजर बनाते हैं। आपके मटेरियल के चैप्टर में आपको स्टोर लेजर बनाने का तरीका भी बताया गया था, जिसमें अभी मैंने यहाँ पे टी फॉर्म में बना दिया, लेकिन रियलिटी में टी फॉर्म में नहीं होता ये, बल्कि इसमें कितना मटेरियल आया, रिसीट का कॉलम अलग, इशू का कॉलम अलग और बैलेंस का कॉलम अलग अलग होते हैं। और आपने फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड से कई मेथड से स्टोर लेजर बनाना सीखा था। ये वही स्टोर लेजर है, हर एक टाइप के आइटम के लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट होता है। लेकिन इन सब का एक पेरेंट अकाउंट भी क्रिएट किया जाता है जिसे हम बोल रहे हैं कंट्रोल अकाउंट। तो ये चार जो स्टोर लेजर हैं इनका होगा एक पेरेंट अकाउंट जो इन चारों की ट्रांजैक्शन को कॉमन रिकॉर्ड करेगा, जिसे बोलेंगे हम स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये जो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें ये पेरेंट अकाउंट हो जाएगा और ये चाइल्ड अकाउंट हो जाएंगे। लाइक मैं कहता हूं कि हमने 10,000 रुपए का मटेरियल ए में डाला, 20,000 का मटेरियल जो है वो बी परचेज किया, 30,000 का मटेरियल सी परचेज किया, 40,000 का मटेरियल डी परचेज किया। टोटल हमने 40,000, सॉरी इन सबको अगर ऐड करें तो 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया। यहाँ पे सब चाइल्ड अकाउंट अपना अपना बैलेंस बता रहे हैं, लेकिन स्टोर लेजर इकट्ठा करके बताएगा भैया टोटल मटेरियल कितने का परचेज हुआ। इन चारों को ऐड करें तो टोटल मटेरियल हमारा 1 लाख का परचेज हुआ। ये है हमारा पेरेंट अकाउंट जो कि इन चाइल्ड अकाउंट के थ्रू बनाए जा रहे हैं और इन चारों की वैल्यू को ये कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इशू करते हैं, से मैं कहूँ यहाँ पे हमने 5,000 का मटेरियल इशू किया, यहाँ पे हमने 10,000 का मटेरियल इशू किया, फिर यहाँ पे 20,000 का मटेरियल इशू किया, यहाँ पे हमने 15,000 का मटेरियल इशू किया, यहाँ पे 20,000 का मटेरियल इशू किया, हाफ कर दिया मैंने वैल्यू। तो इसका मतलब टोटल इन चारों को अगर मैं ऐड करूँ तो 50,000 का मटेरियल हमने इशू किया। इन 50,000 का ये जो चारों का टोटल है 50,000 वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है हमारा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट जो कि किसके थ्रू बनाया जा रहा है, ये इंडिविजुअल जो मटेरियल अकाउंट है उनके थ्रू बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से हमने डिफरेंट वर्कर्स अपने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हर एक के लिए एक वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस का अकाउंट बनेगा और उन सब का कंबाइन बन जाएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट। 4 किस्म की लेबर की पेमेंट चारों के वेजेस अकाउंट में जाएगी, उसका टोटल अमाउंट वेजेस कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। हम 4 प्रोडक्ट बनाते हैं, ए प्रोडक्ट बनाते हैं, बी प्रोडक्ट बनाते हैं, सी प्रोडक्ट बनाते हैं, डी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो चारों के लिए एक प्रोडक्ट अकाउंट बनाएगा जो कि वर्किंग प्रोग्रेस प्रोडक्ट अकाउंट होगा और उसके थ्रू हमारा यहाँ पे टोटल कंबाइन वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा। तो ये जो कंट्रोल अकाउंट होते हैं वो रियलिटी में सब्सिडियरी बुक के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट है, जिसके अंदर कुछ सब्सिडियरी बुक होती है और उनका एक पेरेंट अकाउंट कंट्रोल अकाउंट बना जाता है। अच्छा, इसमें भी जब आप एंट्री करेंगे तो आप लोगों को मैंने ये तो बता ही दिया कि हमारे रियल और नॉमिनल अकाउंट कॉस्टिंग के अंदर नहीं ओपन किए जाते और जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको 2 पार्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। चाहे आप कहीं पे भी एंट्री बनाएं, जितना आप डेबिट करते हैं उतना आपको क्रेडिट में भी डालना पड़ता है।
और जब हम यहाँ पर अगर नॉन इंटीग्रेटेड में होंगे, इंटीग्रेटेड करने में तो हमें कोई खास दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नॉन इंटीग्रेटेड में होंगे तो हमारे पास रियल और नॉमिनल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और जब रियल और पर्सनल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास खाली नॉमिनल अकाउंट बचेंगे। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट करने के लिए हमें एक इमेजिनरी अकाउंट डालने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाए। और इस केस के अंदर वो जो दूसरा नाम होगा वो एक जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट ओपन किया जाएगा, जो कि सेल्फ बैलेंसिंग के बेस पर यहाँ पर ओपन किया जाता है। और वो एक इमेजिनरी अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, जो सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम को पूरा करने के लिए डाला जाता है। तो यहां पर अगर 1 लाख रुपए का हमने सामान खरीदा, चाहे नगद खरीदा चाहे उधार खरीदा, और हम नगद और उधार का कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो यहां पे उसके लिए क्या लिखेंगे, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। और हमारी 1 लाख रुपए की इस तरीके से डबल एंट्री पूरी हो जाएगी। उसी तरीके से हमने रिटर्न वगैरह किया, उसकी हम भी बात करेंगे सारी, लेकिन इसके अंदर एक आपको आइटम्स का कंट्रोल अकाउंट मिलेगा, लाइक स्टोर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। और एक आपको डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए जहां जहां डबल एंट्री सिस्टम पूरा होता नजर नहीं आएगा, और कहां कहां नजर नहीं आएगा, जहां पे रियल या पर्सनल अकाउंट यूज होंगे वहां वहां डबल एंट्री सिस्टम फेल होता नजर आएगा। तो उस फेलियर को पास करने के लिए हमें जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करना पड़ेगा। जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट, इन नामों से भी जानते हैं, जिसमें कोई फर्क नहीं है, आप कोई सा भी अकाउंट इसमें यूज कर सकते हैं। जब हम नॉन इंटीग्रेटेड की बात करेंगे तब उसके अंदर होगा ऐसे, और जब हम इंटीग्रेटेड की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड का मतलब है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में दोस्ती करा देना। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कैसे दोस्ती कराएंगे, नॉमिनल अकाउंट पे पूरा फोकस किसका है, कॉस्टिंग वालों का फोकस सिर्फ नॉमिनल पे है, और फाइनेंशियल का फोकस है उन दोनों आइटम पे जिन पे कॉस्टिंग में फोकस नहीं किया जा रहा है। तो जब हम इंटीग्रेटेड सिस्टम करेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें आपको क्या नजर आएगा, नॉमिनल अकाउंट जो है वो हम कॉस्टिंग वाले तरीके के लिखेंगे, कॉस्टिंग का नॉमिनल ले लेंगे, नॉमिनल वाला पार्ट कॉस्टिंग का दिया जाएगा, और जो रियल और पर्सनल वाला पार्ट है वो फाइनेंशियल का यूज कर लिया है। तो दोनों में दोस्ती हो जाएगी। मतलब जहां पे आप नॉमिनल अकाउंट का नाम भरते हैं, वेजेस का नाम भरते हैं, वेजेस की जगह आप क्या कर देंगे, वेजेस के कंट्रोल अकाउंट भर देंगे। परचेज का नाम भरते हैं, वहां पे परचेज की जगह क्या कर देंगे, स्टोर कंट्रोल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहां से उठा लिए जाएंगे, जो कॉस्टिंग वाले बोलते हैं उनकी बात मानी जाएगी। जो नाम कॉस्टिंग वाले रखेंगे वो वाला नाम रखेंगे नॉमिनल अकाउंट के लिए, और जो रियल और पर्सनल का नाम है वो वाला नाम रखेंगे। इसमें हमें जो इमेजिनरी अकाउंट जो हमने डाला था जनरल लेजर, वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कौन सा नाम रखेंगे उसके अंदर, जो असलियत में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोर्ड होगी वो वाला नाम हम इसके अंदर रियल और पर्सनल के लिए छोड़ देंगे। डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आखिर इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होने वाला है।